Hi everyone, this is Priyanka Bishnoi. Welcomes you all to my YouTube channel. I hope सभी बेहतर होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। आज हम LLP एक्ट 2008 के बारे में पढ़ेंगे। क्या है LLP एक्ट, क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे फॉर्मेशन किया जाता है LLP एक्ट का, और कैसे पार्टीज परफॉर्म करती है। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि LLP होती क्या है। तो LLP मीन्स LLP कंपनी और पार्टनरशिप, अगर हम दोनों को कंबाइन कर देना तो वो हमारी LLP फॉर्म हो जाती है। जैसे LLP बिल पास किया गया था 12 दिसंबर 2008 को, और काफ़ी सारे सेक्शंस को अगर हम इनरोलमेंट की बात करें तो वो 31 मार्च 2009 को आ गया था। अगर MCA और ROC जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क कंप्लीट करते हैं 2008 LLP एक्ट के तहत। LLP एक्ट के अंदर क्या है, 81 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स हैं। तो जिसमें से फर्स्ट शेड्यूल हमें बताता है कि ये म्यूचुअल राइट्स के साथ डील्स करता है। ड्यूटीज़ क्या होगी पार्टनर्स की। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स को अगर एब्सेंस है, अगर एग्रीमेंट एब्सेंस है तो वहाँ पे उनकी क्या ड्यूटीज़ होगी। तो ये बताता है फर्स्ट शेड्यूल, हमें बताता है मतलब कि राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में। सेकंड शेड्यूल हमें बताता है कि LLP का कन्वर्जन, फर्म से LLP को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट शेड्यूल हमें बताता है, थर्ड शेड्यूल हमें बताता है एक प्राइवेट कंपनी को LLP में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड फोर्थ शेड्यूल हमें बताता है कि एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को हम LLP में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे देखा जाए तो ये चारों शेड्यूल्स जो है ना, ये हमें बताते हैं कि जैसे कि राइट्स क्या होगी, कन्वर्जन कैसे किया जाएगा फर्म का प्राइवेट कंपनी का या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का। ये होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का जो हमने बात की है वो। तो अगर हम देखें कि लायबिलिटी लिमिटेड कैसे होगी उनकी, तो LLP क्या करता है, वेट अ मिनट। सो LLP क्या है, एक लीगल बिजनेस एंटिटी का न्यू फॉर्म है जिसमें पार्टनर्स की क्या होती है, लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब कि वो कैसे भी लिमिटेड हो सकती है, जैसे शेयर से लिमिटेड हो, गारंटी से लिमिटेड हो, है ना। तो ये ऐसे लिमिटेड हो सकती है। ये एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है दैट नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट ही नहीं, लेकिन ये इनको फ्लेक्सिबिलिटी देता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर की। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के अंदर ये क्या अलाउ करता है, जो पार्टनरशिप में जैसे थे ना, जो पार्टनर्स थे उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है कि आप अपने हिसाब से इंटरनल स्ट्रक्चर को फॉर्म आउट कर सकते हैं। LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जबकि ये खुद ही लाइबल होगी। जो पार्टनरशिप LLP है ना, पार्टनर्स अलग हैं, LLP अलग हैं। पार्टनर्स का अलग एंटिटी है, LLP की अलग एंटिटी है। अगर कुछ भी लाइबिलिटी होगी तो वो LLP एसेट्स के लिए LLP की खुद की होगी। पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है ना वो लिमिटेड होगी। कुछ फीचर्स हैं LLP के जो मैं क्या बताते हैं कि कैसी है LLP का, क्या मेन मतलब कि कैसे काम करता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नो मैक्सिमम लिमिट्स फॉर पार्टनर्स, मिनिमम अगर देखा जाए तो 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है पार्टनर्स के लिए, कितने भी पार्टनर्स इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट मतलब कि जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप से जैसे पार्टनर्स काम कर रहे थे वैसे ही वो आगे काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी देती है जैसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के अंदर, तो दैट इज़ फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट। प्रेफर्ड चॉइस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये स्मॉल और मीडियम स्केल के जो बिजनेसेस हैं ना उनके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर हम बात करें लार्ज बिजनेस के लिए, लार्ज स्केल के लिए, तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं होगी। लिमिटेड लायबिलिटी, ये पार्टनर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो पार्टनर्स होंगे ना, जो भी मेंबर्स होंगे इसके, उनकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। एक जो उनका जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया ना
इसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर या कंपनी के अंदर, उतने तक ही वो क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। अगर कोई भी जैसे कि फ्रॉड हो जाता है, कुछ भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो जाती है, तो उसके लिए पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को बीच में नहीं लाया जाएगा, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन की अगर हम बात करें तो कंपनी लंबे टाइम तक चलेगी, ये हम लेके चलते हैं, चाहे पार्टनर्स आए जाएं, डेथ हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन कंपनी क्या होगी, एलएलपी लंबे टाइम तक चलेगी। सेपरेट लीगल एंटिटी की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने पहले सुना कि जो पार्टनर्स हैं और कंपनी है, इन दोनों की एंटिटी क्या होगी, दोनों की सेपरेट होगी। पार्टनर्स अलग काम करेंगे और कंपनी अलग काम करेगी, ठीक है। तो ये थे कुछ फीचर्स एलएलपी के। अब हम बात कर लेते हैं कि एलएलपी को कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होती है एलएलपी की, वो उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो इसमें हम समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि हमें डिजिटल सिग्नेचर जो है ना वो ऑब्टेन करना है। डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन किस लिए करना है, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे हमारे पास में, उनको रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा ना, उनके पहले उनको वो तो चेकआउट करना पड़ेगा ना कि ये सही है या फिर नहीं है। जो भी ऑनलाइन फिल्डअप होंगे, तो हम सभी जो पार्टनर्स जो भी हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सभी के सिग्नेचर सर्टिफिकेट ले लिए जाएंगे। फिर बात आती है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ज़रूरी होता है कंपनी के लिए, कंपनी की फॉर्मेशन के लिए DIN बहुत ज़रूरी होता है। ये बताता है कि कौन कौन से पार्टनर्स इंक्लूड होने वाले हैं, कितने मेंबर्स जुड़ने वाले हैं, उसके बारे में ये बताता है ये, ठीक है। तो एक और बात जान लो कि जब DIN के लिए होते हैं ना, तो इनकी अलॉटमेंट जब होती है ना DIN की, तो इनके लिए DIR फॉर्म नंबर 3 अप्लाई होता है। वैसे तो ज़रूरी है भी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा जान ले। तो फिर उसके बाद में हम करते हैं नेम अप्रूवल के बारे में बात, कि हमें कौन सा नेम चाहिए हमारी LLP के लिए। एक यूनिक नेम चाहिए हमें यूनिक नेम को रिज़र्व करवाना पड़ता है कि जो अलग हो, सभी से मैच ना खा रहा हो, बिल्कुल टोटली अलग हो, ठीक है। तो उसके बाद में आ जाती है कि LLP एग्रीमेंट सबमिशन करने की बात आ जाती है। LLP एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो इस एग्रीमेंट में बताता है कि उनके राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज़ क्या होंगी, जो भी पार्टनर्स हैं उन सभी की, कि उनका ये राइट्स है और ये ड्यूटीज़ हैं, उनको परफॉर्म करनी है, ठीक है। ये जो LLP एग्रीमेंट है ना, उसको फॉर्म नंबर 3 में हम क्या करेंगे, MCA पोर्टल पे फिलअप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में जब हम LLP एग्रीमेंट सबमिट कर देंगे, तो हमें फाइल फॉर्म करना होता है, दैट इज़ फिलिप, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रार से क्या करवाना है, हमें फिल्डअप करवाना है। इसमें क्या करता है कि हमारी LLP कहाँ पे सिचुएटेड होगी, मतलब कि कहाँ पे हम बना रहे हैं LLP, तो वो सारी डिटेल्स होगी। और अगर एक बार उन्होंने पास आउट कर दिया, तो फिर हमारा LLP का नेम क्या हो जाता है, फिर रिज़र्व हो जाता है। रजिस्ट्रार ने अगर एक बार पास आउट कर दिया, तो LLP का नेम फिर रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये था इसका प्रोसीजर LLP का। ऐसे ही कंप्लीट मतलब सीरीज़ में याद रखना, ताकि आपको हेल्पफुल हो आगे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए। कुछ बेनिफिट्स भी हैं LLP के। वैसे तो बेनिफिट्स और जो फीचर्स होते हैं ना, वो सेम ही होते हैं। तो बेनिफिट्स हो गए तो जैसे कि कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि LLP को स्टार्ट करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भी जो कोई लिमिट डिसाइड की गई हो भी इतनी कैपिटल चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या लिमिटेड है कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, वहाँ तक लिमिटेड है। कोई डबल टैक्सेशन नहीं होने वाला है, कैपिटल रेजिंग है और टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। कुछ जैसे यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जैसे LLP के, जिनमें हम क्या कर सकते हैं कि
नॉन कंप्लायंस ऑफ पेनल्टीज़ जो है ना, कि जो भी अगर जितनी भी एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने बात की है, अगर उन चीज़ों को, जो भी एग्रीमेंट की जो बातें हैं ना, अगर उनको फॉलो नहीं किया तो उनका जो पेनल्टीज़ की जो अमाउंट है ना वो बहुत हायर है। ठीक है, काफ़ी सारे फाइन्स दे दिए जाते हैं। अगर प्राइवेट लिमिटेड है ना तो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा फाइन्स मिलते हैं उनको। ठीक है, एक और क्या डिसएडवांटेज है इसका, कि इसमें हम जो वेंचर कैपिटल फंडिंग होती है ना वो नहीं रेज कर सकते। ठीक है, शेयर होल्डर्स जितने भी ना, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बिजनेस के रिगार्डिंग। कोई वेंचर कैपिटलिस्ट अगर चाहता है एड ऑन करना तो वो इन्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट में कर सकता है, लेकिन और कोई भी कंपनी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस एलएलपी के। कुछ चैलेंजेस लगा लीजिए या लिमिटेशंस लगा लीजिए। वो ये है कि जैसे कि अभी मैंने बात की कि लिमिटेड फंड रेजिंग होता है, कि अपना ही होगा उनको। प्राइवेट कंपनी तो वेंचर कैपिटलिस्ट को ऐड कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी नहीं कर सकती। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन होता है। जैसे एलएलपी एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं ना तो वो कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है। लॉ अवेयरनेस की अगर बात करें तो जैसे कि स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना, वो एलएलपी के बेनिफिट्स उतना नहीं उठा पाते हैं जितनी उठाए जाने चाहिए। लार्ज स्केल के लिए नहीं बना हुआ, क्योंकि ये सिर्फ स्मॉल और मीडियम स्केल के लिए ज़्यादा बढ़िया माना गया है। कोई पब्लिक फंड रेजिंग नहीं होती, सिर्फ प्राइवेट कैपिटल रेजिंग मेथड्स में ही यूज़ किया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड पार्टनर एग्जिट अगर कोई छोड़ना चाहता है ना तो उसके लिए भी बहुत सारी एग्रीमेंट बनाने पड़ते हैं उनको, बहुत सारी क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा। इंटरनल डिस्प्यूट्स अगर हो जाए ना तो उससे पार्टनर्स के बीच में भी काफ़ी दूरियां बन सकती है। ग्लोबल ऑपरेशंस लिमिटेशंस भी फेस करी जा सकती है, क्योंकि ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट करता है एलएलपी। टैक्स कॉम्प्लिसिटी होगी नॉन रेजिडेंट्स के लिए। फॉरेन पार्टनर्स को क्या होगा कि उनको टैक्स इशू होगा, लेकिन जो विद इन कंट्री रह रहे हैं ना उनके लिए तो टैक्स बेनिफिट्स हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी किसके लिए होगी, अगर कोई फॉरेन पार्टनर है तो उसके लिए। मैंडेटरी कंप्लायंस कौन कौन सी ज़रूरी है, एनुअल फिलिंग ज़रूरी है, रिटर्न्स की, टैक्स को सही तरीके से जो उनका रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता है वो करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कैसे है वो उसको भी ऐड ऑन करके चलना है। तो ये बहुत ही छोटा सा एक्ट है। मेरी तरफ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने ऐड ऑन कर दी है। वैसे तो आप इसके लिए कितने भी पेजेस लर्न कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी वो चीज़ें ऐड ऑन कर दी है। कुछ क्वेश्चंस ऐड ऑन किए हैं, आई होप जो आपको थोड़ा रिवाइज अप करने के लिए हेल्प करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड इन एलएलपी। कितने रिक्वायर्ड होते हैं, 7 चाहिए, 2 चाहिए, एटलीस्ट 7 चाहिए या एटलीस्ट 2 चाहिए। तो जैसे हमने पहले बात करी थी, मिनिमम अगर हम पार्टनर्स की बात करें एटलीस्ट 2 तो होना ही चाहिए, है ना। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम के लिए नो लिमिट है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट वन इज what is the limit of within which what is the time limit within which LLP shall file annual return with the registrar। अब एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हैं तो कितने डेज का होना चाहिए, 30 का होना चाहिए, 45, 60 और 15। एक क्वेश्चन इसलिए ऐड ऑन किया मैंने क्योंकि पीछे मैंने एनुअल रिटर्न के डेज मेंशन करना स्किप हो गया था। तो 60 डेज इज द करेक्ट आंसर। So next question is the statement of account and solvency is required to be filled by the LLP with। किससे इनको जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है या फिर सॉल्वेंसी है किसके पास में उनको सबमिट करना होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास ज़रूरत ही नहीं होता अकाउंट और सॉल्वेंसी के बारे में किसी को बताना। रजिस्ट्रार के पास या फिर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास, तो वो होगा
रजिस्ट्रार के पास में, ठीक है। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया है, कोई प्रॉब्लम लगी है, अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट इशू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर समझ आया then subscribe my channel for more such type of videos. Thank you and have a nice day.